सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। तो हम लोग ना प्रमेह के बारे में पढ़ रहे थे, तो प्रमेह को जानना, समझना और उसके बाद में एनालिसिस करना, अंशांश कल्पना से कौन सी संप्राप्ति कैसे हो रही है, संप्राप्ति बनी कैसे है, फिर संप्राप्ति आगे जा रही है, यथा दुष्टेन दोषेन यथा चानो विसर्पता। जब हम ये सब पढ़ते हैं ना, तो हमें आगे ये जानना बहुत जरूरी है कि व्याधि किस तरह से हो रही है, कौन से दोषों की दृष्टि हो रही है, कौन से दुष्यों की दृष्टि हो रही है, दोष कौन से दुष्यों को दूषित कर रहे हैं, यथा दुष्टेन दोषेन यथा चानो विसर्पता। इसको ध्यान में रखते हुए हम संप्राप्ति आगति जब ये बता रहे हैं ना, तो किस तरह से दोष दुष्ट हो रहे हैं, किस तरह से वो संप्राप्ति बन रही है, उसको जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों ने अभी ये पढ़ा, कल हम लोगों ने ये समझा था कि प्रमेय की संप्राप्ति होती है तो क्लेदक कफ की दृष्टि हो जाती है, धातु अग्नि मंद हो जाता है, क्लेदक कफ द्रव गुण से विकृत हो जाता है, पाचक अग्नि की विकृति होती है। ये सब हमने कल संप्राप्ति देखा था। अब हम उसी को रिपीट न करते हुए आगे पढ़ते हैं। तो आगे न माधव निदानकार ऐसे बोलते हैं कि जितने भी प्रमेय हैं वह सभी जाके मधुमेह में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका पहले हम श्लोक देखेंगे, उसके बाद में मधुमेह का दो तरह की संप्राप्ति होती है, आवरण जन्य संप्राप्ति होती है और दूसरा धातु शयात्मक संप्राप्ति होती है, वह जानेंगे। तो ये क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस तरह से अगर आप लोग देखेंगे, एनालिसिस करेंगे तो आप लोगों को बहुत कुछ समझ जाएगा। सारे प्रमेय जो रहते हैं वह मधुमेह नहीं होते हैं। प्रमेय की लास्ट की स्टेज जब असाध्यावस्था आ जाती है, जब बात की तरफ वो चला जाता है, तब वह मधुमेह बन जाता है। इसी को हम लोग देखेंगे। तो प्रमेय की सामान्य संप्राप्ति के बाद में विशेष संप्राप्ति, एक मधुमेह की संप्राप्ति, वह जानना बहुत जरूरी हो जाता है। और क्योंकि वातज प्रमेय में एक टाइप मधुमेह का बताया है, तो उसको जानना बहुत जरूरी है। तो वो संप्राप्ति कैसे होती है, तो माधव निदान में प्रमेह रोगाधिकार में जो बताया है निदान में 23 नंबर का श्लोक है, उसमें ऐसा बता रहे हैं कि सर्व ए प्रमेहास्तु काले ना प्रातिकारिण मधुमेह तो मायंती तथा तदा साध्या भवंती ही। इसका मतलब ये है कि प्रमेह की अगर चिकित्सा नहीं किया गया, तो मतलब धातु शैथिल्यता कम नहीं किया गया, क्लेदक कफ को अच्छा नहीं किया गया, पाचक अग्नि को अच्छा नहीं किया गया, तो वह सारे जाके संप्राप्ति भंग ना होने के कारण सभी प्रमेय हैं उसमें क्या होता है कि शरीर में क्लेद बढ़ जाता है। जिस तरह से बाढ़ आया है, तो बाढ़ आए, वैसे ही शरीर में क्लेद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, धातुओं में शैथिल्यता बढ़ जाती है। शैथिल्यता का अर्थ है कि दुर्बलता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी कारण ओज क्षय ज़्यादा उत्पन्न होने लगता है। ओज क्षय जब होगा, क्योंकि ओज जो है सभी धातुओं का सार भाग है, ऐसा हमारे संहिताकारों ने बताया है। तो जब प्रमेय में धातुओं की उत्पत्ति अच्छे से नहीं हो पाएगी, ओज का क्षय हो रहा है, वहाँ पे क्लेद बहुत ज़्यादा बन रहा है और पाचक अग्नि विकृत हुई है और शरीर की धातुएं शिथिल हो रही है, दुर्बल हो रही है, तो ये सबसे क्या हो जाता है कि धातु अच्छे से नहीं बनेंगे, ओज नहीं बनेगा, तो ओज क्षय होने लगेगा। और उसके बाद में क्या होगा कि धातु की उत्पत्ति नहीं होने से वहाँ पे वात प्रकोप और होगा, धातु क्षय होने से वात प्रकोप और होगा, और उसकी वजह से फिर मधुमेह होने लगता है। मतलब मूत्र में मधु के समान मूत्र प्रवृत्ति होने लगती है, जो मीठा होता है, और उसमें ऐसा बताया कि चीटियाँ लगने लगती है इस तरह की। और इसको हम मॉडर्न सेंस में बोलते हैं कि फास्टिंग और पीपी जो है वह शुगर लेवल बढ़ जाता है। मधुमेह में अगर ओज की दृष्टि बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसको ओजोमेह है, इसका एक सब टाइप है, मधुमेह का ही एक प्रकार है जिसमें ओजोमेह रहता है, ओज की दृष्टि ज़्यादा हो जाती है। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि जो सब टाइप्स है ना कफ के, जो अलाल में, सांद्र प्रसाद में, वो हम लोग कल देखेंगे। आज केवल हम लोग की संप्राप्ति जो हो रही है उस पर ही बहुत ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं। तो अब इन्होंने जो संप्राप्ति बताई है कि प्रमेह की अगर चिकित्सा उचित तरह से नहीं होती है तो शरीर में क्लेद की उत्पत्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्लेद 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 बहुत ज़्यादा हो जाता है, धातुओं में शिथिलता बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद साथ में सम धातुओं पे असर होने लगता है, ओजक्षय होने लगता है और मधुमेह या ओजोमेह ऐसे होने लगता है। प्राकृत धातु की उत्पत्ति नहीं होती है, धातु क्षयजन्य वात प्रकोप हो जाता है, और यह वात प्रकोप ही प्रमेह का, मधुमेह का कारण होता है। अब इसी को और भी माधव निदानकार ने तो जो बता दिया वो बता दिया। अब मैं अपने सर के नोट से बताऊंगा, जो मतलब मेरे सर जी ने ये प्रमेय के संप्राप्ति है ना इतना बढ़िया बताया, इतना बढ़िया बताया। अब इसमें ऐसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि प्रमेय का आगे क्या क्या होता है। अगर हम लोग प्रमेय देखते हैं तो इसमें कुछ असाध्य लक्षण है, उसमें हमें मिलता है। योग रत्नाकर का जो मेह निदान का जो अध्याय है उसमें अगर हम लोग देखते हैं तो ऐसे बता रहे हैं कि प्रमेय के असाध्य लक्षण क्या है। रेट्रोस्पेक्टिव जब हम लोग पढ़ते हैं असाध्यता के लक्षण, और क्योंकि मधुमेह भी असाध्य बताए तो उसमें क्या बताया वो हम लोग देखते हैं। तो ऐसे बता रहे हैं कि यथोक्तो उपद्रव विष्ट मति प्रस्तुत में वचा
पीड़का पीड़तम गाढ़म प्रमेयो हंति मानवम, जिसमें बहुत ज्यादा उपद्रव हो जाते हैं, ऐसा मधुमेही असाध्य हो जाता है। जिसमें प्रमेह में पीड़िकाएं होने लगती है, डायबिटिक वुंड्स होने लगते हैं, वह असाध्य हो जाता है। अधिक रक्तस्राव होता है, वह असाध्य हो जाता है। शारीरिक आदि पीड़िकाएं जो रहती है वो बहुत ज्यादा शरीर को पीड़ित करती है। इस तरह से डायबिटिक वुंड होते हैं, तो इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो भी हम लोग बाद में देखेंगे। पीड़िकाओं के वर्णन जो है, प्रमेय पीड़िका निदान और चिकित्सा, ये सुश्रुत में उसकी स्पेशलिटी है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन बहुत ज्यादा पीड़िकाएं हो गई हैं, डायबिटिक वुंड हो गए, वह सब असाध्यता अवस्था में जाते हैं। इस उपद्रव से युक्त जो मधुमेही रहता है वह असाध्य होता है। उसके बाद में बोल रहे हैं कि कुछ और उपद्रव होते हैं जो असाध्य होते हैं, वह भी जानना बहुत जरूरी है। तो ऐसे बोले, मूर्छा छर्दी ज्वर श्वास काश विसर्प गौरव ही उपद्रवे रूपे तो या प्रमेही दुष्प्रतिक्रिया। अगर प्रमेही रोगी को मूर्छा आ रही है, मधुमेही रोगी को खासकर बहुत ज्यादा मूर्छित हो रहा है, वो बार बार उसको उल्टी आ रही है, उसको ज्वर हो रहा है, उसको श्वास लग रहा है, उसको काश हो रहा है, खांसी आ रही है, जो खाए पे है सब उल्टी में निकल जा रहा है, विसर्प रोग हो रहा है और गुरुता आ रही है, इन उपद्रव से जो मधुमेही रहता है वह चिकित्सा के अयोग्य रहता है, वह असाध्य रहता है। फिर कुछ कुछ आचार्यों का ऐसा मत है कि स्त्रियों में प्रमेह का अभाव रहता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, सर्वसामान्य ऐसा नहीं होता है। स्त्रियों में भी तो देखा जाता है। कुछ आचार्यों का है कि स्त्रियों में कम होता है, क्योंकि रजस्राव होता है तो दूषित रक्त तो निकल ही जाता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया गया तो ऐसा होता नहीं है। स्त्रियों को भी मधुमेह होता है, पुरुषों को भी होता है। इसी तरह से कुछ और भी बता रहे हैं कि इसमें प्रमेह की उपेक्षा करने से मधुमेह की उत्पत्ति कैसे हो जाती है। तो इसके बारे में ऐसा बता रहे हैं कि सर्व ए प्रमेहस्तु कालेना प्रतिकारिण मधुमेह तो मायंती तदा असाध्या भवंती ही। सभी प्रकार के प्रमेह जो रहते हैं उसके अगर अधिक काल तक चिकित्सा नहीं किया गया, क्योंकि पहले के ज़माने में ग्लूकोमीटर नहीं होता था और शुगर लेवल चेक करने का कोई साधन नहीं होता था, और होता भी था ना तो इतना जल्दी डिटेक्ट नहीं हो पाता था। जब वो वैद्य के पास कोई रोगी जाएगा तब, और क्योंकि पहले तो मधुमेह होता ही नहीं था। आजकल ये बढ़ गया है, क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया। पहले के ज़माने में 1 करोड़ में 1 को मधुमेह होता था। पहले के लोग ने बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, लोगों के पास मतलब इतना ज़्यादा काम, फिजिकल वर्क इतना ज़्यादा होता था कि अग्नि अच्छी रहती थी, धातु शैथिल्यता होता ही नहीं था। आजकल ये बढ़ गया है, तो फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी आ गई है कि ग्लूकोमीटर से आप चेक करिए, फास्टिंग पीपी चेक करिए, HbA1c चेक करिए। ये आजकल आजकल आ गया है, क्योंकि ये बीमारी बढ़ रही है। तो इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि अगर इसकी चिकित्सा नहीं किया गया, प्रमेह की बहुत काल तक चिकित्सा नहीं किया गया और अधिक समय पर वह रह जाता है, तो वह मधुमेहत्व को प्राप्त हो जाता है, और मधुमेहत्व को जब प्राप्त हो जाता है तो वह असाध्य हो जाता है, ऐसा आचार्य लोगों ने कहा है। इसके बाद में बोल रहे हैं कि ऐसे ही हम लोग और भी व्याधियां देखते हैं। गुल्मी च मधुमेही च राज्यलक्ष्मी च यो नरः आचिकित्सा भवन्ते ते बलमास परिचयात। मतलब गुल्म व्याधि भी अगर उपेक्षा अगर कर दिया जाए और वह उसमें मांसक्षय हो जाए तो वह भी असाध्य हो जाता है। मधुमेह भी अगर उपेक्षा कर दिया जाए और उसमें बहुत क्रॉनिक वो रहे मधुमेह, तो वह भी असाध्य हो जाता है। यक्ष्मा रोग है वह भी असाध्य हो जाता है। मतलब इसमें ये बोला है कि जल्दी से जल्दी चिकित्सा को जल्दी करके ठीक कर दीजिए, नहीं करेंगे तो वो असाध्य हो जाएगा, फिर वो पेशेंट को बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद में मधुमेह के 2 टाइप बताए, यही संप्राप्ति सुश्रुत संहिता में भी बताई है, यही संप्राप्ति चरक संहिता में बताई। वो क्या बताइए वो मैं बता रहा हूँ। इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि मधुमेह 2 टाइप का होता है, 2 टाइप्स ऑफ मधुमेह, आयुर्वेद ऐसा बोलता है। इसमें ऐसे बोल रहे हैं धातुशयार आवरणाभ्याम मधुमेह से द्वैविधम, मतलब धातुशय से और आवरण से 2 टाइप का मधुमेह होता है, ये आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है। इसमें बोल रहे हैं मधुमेहो मधु सोमम जायते सकेल द्विधा क्रुद्धे धातुशयाद वायो धातु अमृत पथे अथवा दोषावृत पथे अथवा। इतना बढ़िया बता रहे हैं कि धातुशय और आवरण भेद से मधुमेह 2 टाइप का होता है। आवरण वाला जो रहता है वो जल्दी ठीक हो जाता है 6-7 महीने में, और वो शुरुआत का रहता है। और धातुशयात्मक अवस्था में चला जाए तो वो, क्योंकि उसमें वात का प्रकोप और बढ़ जाता है, तो वो क्यूरेबल नहीं है, उसको बस मैनेज करके ही हम लोग टिका के रख सकते हैं। अब इसमें बता रहे हैं कि जिस में मधु के समान, मतलब मीठा वर्ण में और स्वाद में मूत्र जो होता है वो मधु के समान मीठा होने लगता है, कलर भी मधु के समान होने लगता है, तो उसको मधुमेह कहा जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, एक धातुशयात्मक होता है, दूसरा आवरणजन्य होता है। इसमें मार्ग का अवरोध हो जाता है और यह उपेक्षित रहता है, बहुत बार चिकित्सा नहीं किया जाता है, इसलिए यह 2 प्रकार का हो जाता है। अब इसमें ऐसा बता रहे हैं कि आवृतो दोष लिंगानी सोनिमित्तम प्रदर्शयन
क्षणाद पूर्णो भज्यते कृच साधताम, मतलब आवृतवाद जो रहता है कफादि दोषों के कारण आवृतवाद होता है। आवृतवाद मतलब एक होता है आवरक दोष, एक होता है आवृत दोष। तो यहाँ पर कफ आदि जो दोष है वो वायु बीच में है, और आवरण किसने किया है तो कफ ने किया है। आवृतवाद अंदर शैतान बच्चे को ऊपर से ढक दिया है, वो उपद्रव करेगा ही। तो एक आवरक दोष होता है जो ऊपर से कवरिंग करता है, अंदर होता है आवृत दोष। तो यहाँ पर वायु है, इसको आवरण किसने किया है, कफ पित्त इन सब ने आवरण किया है। तो इसकी वजह से ये अकस्मात प्रकट हो जाता है, शुरुआत का स्टेज रहता है। तो यह थोड़े देर में हम चिकित्सा अगर करेंगे, आवरण निकाल देंगे, इसमें अग्नि को अच्छा कर देंगे, धातु शिथिलता अच्छा कर देंगे, तो ये क्यूरेबल है जल्दी से इसका। और ये प्री डायबिटिक स्टेज रहती है, ये डायबिटिक स्टेज नहीं रहती, प्री डायबिटिक स्टेज। तो यह पूरी तरह से ठीक हो जाता है अगर इसकी उपेक्षा किया जाए, मतलब इसको ध्यान नहीं दिया जाए। शुगर लेवल बढ़ रहा है, वेट लॉस हो रहा है, प्यास लग रहा है, यूरिनेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसकी उपेक्षा किया गया तो ये कष्ट साध्य हो जाता है और धातु क्षयात्मक स्टेज में चला जाता है, और वह बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। इसी तरह से क्योंकि फिर शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, तो ब्लड शुगर लेवल होने के बाद डायबिटिक कोमा तक आ सकता है, इंसान बेहोश हो सकता है, मूर्छित होकर मृत्यु तक हो सकती है। शुगर लेवल ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। उसी तरह से बोल रहे हैं कि मधुमेह शब्द प्रवृत्तो निमित्तम, मधुमेह शब्द की प्रवृत्ति में निमित्त क्या है। इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि मधुरम यच्च मेहेषु प्रायो मद्विव मेहति सर्वे पे मधुमेह क्या माधुर्याच तनुरता, जिन प्रेमियों में प्राय मधु सदृश मधुर मीठा मूत्र प्रवृत्ति होती है। मीठा होता है, वर्ण और गंध इस तरह से होता है जैसे मधु की तरह आ रहे हैं, वे सारे मधु में ही लोग रहते हैं, वह मधु में ही ऐसे कहलाते हैं। वो टाइप 2 डायबिटीज इस तरह से होते हैं। अब सुश्रुता से आप लोग पूछते हैं ना कि टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज ये आयुर्वेद में है कि नहीं, तो 100% ये आयुर्वेद में है। इसमें ऐसे बता रहे हैं कि टाइप 1 डायबिटीज के बारे में आयुर्वेदाचार्य और लोगों ने क्या बताया है, अपने ऋषि मुनि लोग क्या बोलते हैं। सुश्रुत संहिता में चिकित्सा स्थान में 11th चैप्टर देखिए, उसमें प्रमेह चिकित्सा के बारे में बताया है। श्लोक नंबर 3 देखिए, इसमें ऐसे बता रहे हैं द्वौ प्रमेहो भवता सहजो अपथ्य निमित्तश्च, मतलब 2 टाइप का प्रमेय होता है। एक सहज होता है जो हम लोग मॉडर्न में टाइप 1 बोलते हैं, सहज कंजेनाइटल, मतलब उसमें क्रोमोसोमल डिफेक्ट होता है, जेनेटिक डिफेक्ट होता है, तो वह आता है, तो वह होता है टाइप 1 डायबिटीज। दूसरा बोले अपथ्य निमित्तश्च, मतलब जो टाइप 2 डायबिटीज रहता है अपथ्य का पालन करते हैं, वही निमित्त रहता है अपथ्य निमित्तश्च, ऐसा बोल रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज। तत्र सहजो मातृ पितृ बीज दोषकृत, जो सहज रहता है टाइप 1 डायबिटीज, यहाँ पे सहज शब्द बोला है। आचार्य लोग जो है वो इंग्लिश भाषा नहीं बोलते थे, वो देववाणी संस्कृत बोलते थे, और उनका ये मत है कि सहज जो रहता है वो माता के बीज दोष से होता है, पिता के पितृ दोष से होता है, बीज दोष से होता है। तो माता पिता से वो आता है, हेरिडेटरी जो रहता है वो कॉज से आता है, तो इसलिए इसको सहज टाइप बोला है। और इसकी चिकित्सा भी बताइए कि आगे ना हो उसके लिए भी हम लोग पथ्य पालेंगे तो आगे वो रुक सकता है, लेकिन वो प्रोन टू डायबिटीज, मतलब उनको डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इस तरह से टाइप 1 डायबिटीज बताया, सभी को होगा ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो जिनको हुआ है वह कंजेनाइटल, मतलब उनको जेनेटिक हेरिडेटरी जिसको बोलेंगे उसके वजह से होता है, माता और पिता के बीज दोष की वजह से, क्रोमोसोम्स के लेवल से, जीन्स के उससे आता है, इसीलिए उनको टाइप 1 डायबिटीज हो जाता है। अहितार जो अपथ्य निमित्त जो टाइप 2 डायबिटीज रहता है वो अहितकर आहार का सेवन, अपथ्य का सेवन करने से टाइप 2 डायबिटीज होता है, और इसी को अपथ्य निमित्त ऐसा जो बोला है, जो गलत खाने पीने से, गलत लाइफस्टाइल से वो हो जाता है, वो टाइप 2 डायबिटीज। इसी तरह से हम लोग सोच सकते हैं स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज मिलाइटिस, ऐसा बोल सकते हैं। फिर उसके बाद में बोल रहे हैं तयो, और दूसरा बात है कि हम लोग जो बोलते हैं ना कि अविल मूत्रता बहुमूत्रता, अविल मूत्रता बहुमूत्रता, प्रभुता अविल मूत्रता, जब हम बार बार प्रमेय के बारे में बोल रहे हैं कि प्रकर्षण प्रभुतम मूत्रम बारंबार करोति, मतलब बार बार मूत्र प्रवृत्ति हो रही है, तो मॉडर्न साइंस उसको क्या शब्द बोलता है, डायबिटीज इंसिपिडस, मतलब ब्रेन से वैसोप्रेसिन नाम का हार्मोन्स का सिक्रेशन नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत बार डायबिटीज इंसिपिडस, उसमें अनकंट्रोल यूरिनेशन होता है। मतलब मॉडर्न साइंस वो भी पकड़ लिया है, वो भी समझ गया है, लेकिन उनकी संप्राप्ति जो है वो अलग है। वो हार्मोन्स और एंजाइम्स और पैंक्रियाज, बीटा सेल्स, इंसुलिन, ये सब से वो लोग डिसाइड करके वो लोग बोलते हैं। आयुर्वेद का जो कंसेप्ट है कि प्रभुता विल मूत्रता, ये क्यों होता है कि कफकर आहार विहार का सेवन किया जा रहा है, मेद धातु की दृष्टि हो रही है,
बद्ध और अबद्ध मेद है, इसकी दृष्टि हो रही है। फिर जलीय जितने भी धातु हैं उन सब की दृष्टि हो रही है। शरीर में क्लेद क्लेद बहुत ज़्यादा हो रहा है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होता है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, फिर वो और पानी पीता है, उसे पाचक अग्नि विकृत होती है, क्लेदक कफ का द्रव गुण से विकृति हो जाती है। ये जो है ना, ये कॉन्सेप्ट सबसे सही है और इसी के हिसाब से हम चिकित्सा भी करते हैं तो हमें फायदा होता है। तो डायबिटीज इंसिपिडस, इसको मॉडर्न साइंस भी मानता है। बीमारी एक ही है लेकिन देखने का अलग अलग तरीका है। जैसे कि कोई हाथी है, हाथी को आगे से देखेंगे तो अलग दिखेगा, पीछे से देखेंगे तो अलग दिखेगा, एक ही बीमारी है। तो मॉडर्न साइंस जो दिखता है वही बीमारी को अपने डायरेक्शन से दिखता है, अपने व्यू से दिखता है, अपने दृष्टिकोण से दिखता है। आयुर्वेद देखता है तो वो इस तरह से वात पित्त कफ और क्लेदक कफ द्रव गुण पित्त पाचक पित्त समान वायु अपान वायु की दृष्टि, ये सब आयुर्वेद देखता है। बीमारी एक ही है। उसी तरह से बोल रहे हैं कि तयो पूर्वेणो प्रद्रुतः कृशो वृक्षो अल्पाशी पिपासुर्भृशम परिसरणशील भवति उत्तरण स्थूलो भवाशी स्निग्धः शयासन स्वप्नशील प्रायणेति। इसका मतलब ये है कि सहज प्रमेय जो है माता पिता के बीज दोष से उत्पन्न होता है टाइप 1 डायबिटीज, और अपथ्य निमित्त जो रहता है वो अहितकर आहार विहार के करने से किसी को भी उत्पन्न हो जाता है। फिर इन दोनों में से जो प्रथम सहज प्रमेय जो है उसमें व्यक्ति पीड़ित जो रहता है वह कृश रहता है, दुर्बल रहता है टाइप 1 डायबिटीज में, और रुक्ष रहता है, बहुत ज्यादा उसका शरीर जो होता है ड्राइनेस वाला रहता है, रुक्ष रहता है, रुखी त्वचा वाला रहता है, अल्प आहार करने वाला होता है। उसी तरह से अधिक जल पीने वाला, बहुत ज्यादा उसको प्यास लगती है, तृष्णा लगता है तो वो बहुत ज्यादा पानी पीने वाला होता है, बहुत ज्यादा भ्रमणशील होता है, बहुत ज्यादा घूमता फिरता रहता है, इस तरह के संप्राप्ति इस तरह के लक्षण के साथ आता है। दूसरा अहित का आहार वाला जो रहता है, जिसने उल्टा पुल्टा खाना खाया है, सेंटेटरी लाइफस्टाइल है, और फिर उसके बाद में आज से सुखम स्वप्न सुखम, ये जो करने वाला जो है वह कैसा रहता है, वो मोटा रहता है, स्थूल रहता है, संतर्पण जन्य व्याधि है ये उसके शरीर के लिए। अधिक आहार करने वाला रहता है, स्निग्ध रहता है, इसकी त्वचा जो रहती है वो स्निग्ध रहती है। उसी तरह से प्राय आसन पर बैठे रहने से या फिर वो दिन भर बैठे रहने का कारण रहता है, और स्ट्रेस इंड्यूस्ड इस तरह का डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज रहता है। टाइप 1 में रुक्षता बहुत ज्यादा रहती है, धातुशय ज्यादा। टाइप 2 जो रहता है वो पहले आवरण जन्य होता है, कफ और पित्त और क्लेदक कफ ये सब क्या करते हैं, वायु को आवृत करते हैं, आवरण जन्य पहले होता है और बाद में धातुशयात्मक हो जाता है। तो ये जब हम संप्राप्ति पढ़ते हैं तो हमें बहुत कुछ चीज समझ आ जाता है। इसी तरह से कुछ आचार्यों का मत है कि स्त्रियों में प्रमेय होता है कि नहीं होता है, उसके बारे में हम अभी नहीं करेंगे। और दूसरा आचार्य लोगों ने कहा है कि कृश प्रमेय ही स्थूल प्रमेय ही। चिकित्सा में जब हम लोग ये देखते हैं कि कोई डायबिटीज के पेशेंट रहते हैं, मधुमेह के पेशेंट रहते हैं, कुछ बहुत पतले हो जाते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते, स्थूल रहते हैं, कुछ बलवान होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा दुर्बल होते हैं। इस तरह से 4 कैटेगरी में पेशेंट को हमें देखने के लिए बोला है, और चिकित्सा भी है वह इस तरह से डिफ्रेंशिएट करके हम लोग को करने के लिए आचार्य लोगों ने बताया। अब चरकाचार्य जी हैं जो चिकित्सा श्रेष्ठ चरकस्तु चिकित्सित है, मतलब जो चरकाचार्य हैं वो चिकित्सा में सर्वश्रेष्ठ हैं। उनका ग्रंथ में हम लोग अगर देखते हैं, क्योंकि ये हमारा जो दैवत है, मतलब चरक ही हमारे सब गुरु हैं, वही सबसे ज़्यादा ज्ञान देते हैं। तो चरकाचार्य जी ने क्या बोल रहे हैं वो हम लोग देखते हैं। इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि, एक मिनट रुकिए, मैंने अभी निकाला था, क्योंकि ना आप लोगों को ना, हाँ, जब हम लोग चरक संहिता में सूत्र स्थान में 17 नंबर का अध्याय देखते हैं, उसमें 17 नंबर का अध्याय में श्लोक नंबर 78 से देखिए। इसमें ऐसे बता रहे हैं कि अब ये प्रमेह की संप्राप्ति, मधुमेह की संप्राप्ति किस तरह से हो रही है, ये हमें चिकित्सा निदान स्थान में तो देखने को मिलता ही है, चिकित्सा में तो मिलता ही है, लेकिन सूत्र स्थान में इन्होंने कुछ और अच्छे से विस्तार से बताया। इन्होंने बोला है कि गुरु स्निग्धाम्ल लवणान्यति मात्र समश्नताम नवमन्नम च पानम च निद्रा मास्य सुखानि च त्यक्त व्यायाम चिंतानम संशोधनम अकुर्वताम श्लेष्मा पित्तम च मेदश्च मासम चाति प्रवर्धते तैरावृत्त गति ही वायु रोज आदाय गच्छति यदा बस्तिम तदा कृचो मधुमेह प्रवर्तते। इतना बढ़िया बता रहे हैं कि अगर गुरु पदार्थों का बहुत ज्यादा मात्रा में सेवन किया जा रहा है, मतलब जो पचने में गुरु हैं, अग्नि को उपहत करते हैं, मतलब वो स्वभावतः भी गुरु हैं, अग्नि को उपहत करने वाले गुरु पदार्थों का अति मात्रा में सेवन किया जा रहा है। स्निग्ध पदार्थों का, जैसे तेल वाले चीजें हैं, डीप फ्राइड चीजें हैं, उसका सेवन बहुत ज्यादा मात्रा में, भैंस के घी या डालडा वनस्पति घी है, उसका जो डालडा का प्रयोग बहुत ज्यादा मात्रा में किया जा रहा है।
उसी तरह से अम्ल रसात्मक द्रव्यों का सेवन किया जाए, ये सब कफ का प्रकोप करते हैं। मधुर अम्ल लवण कफ का प्रकोप करते हैं। तो अम्ल वाले चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में खाया जा रहा है। अम्ल जो है वो पित्त का भी प्रकोप करता है, और अम्ल जो है वो कफ का भी प्रकोप करता है। ये आप लोगों को मालूम है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट। कटु तिक्त कषाय है वह पित्त का प्रकोप करते हैं। कटु तिक्त कषाय है, हाँ, लेकिन अम्ल जो है वो कफ को दूषित करता है, ऐसा बताया। तो कटु तिक्त कषाय है वो वात का प्रकोप करते हैं। मधुर अम्ल लवण, मधुर अम्ल लवण जो है वो कफ का प्रकोप करते हैं। कटु तिक्त कषाय वात का प्रकोप करते हैं। और अम्ल लवण कटु, अम्ल लवण कटु है वह पित्त का भी प्रकोप करते हैं। मतलब ये कफ, अम्ल जो है वो कफ को भी प्रकोपित करता है, पित्त को भी प्रकोपित करता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो अम्ल जो है ना उसको सेवन करना कफ को भी प्रकोपित कर रहा है, पित्त को भी। अब यहाँ पर वही संप्राप्ति हो रही है कि कफ और पित्त बहुत ज्यादा बुरी तरह से विकृत हो रहे हैं, अम्ल रस का सेवन कर रहे हैं। जैसे टोमेटो चिली सॉस, टोमेटो सॉस, जैम, जेली, ये सब बहुत ज्यादा खाया जाता है। और आप लोगों ने देखा है कि लोग बहुत ज्यादा जो खट्टे चीजें खा रहे हैं जहां पर जरूरत नहीं है, अचार का बहुत ज्यादा सेवन है, पित्त का प्रकोप हो रहा है। और यही जाके आवरण जन्य संप्राप्ति करते हैं, वायु का आवरण करते हैं, पित्त वाला। उसी तरह से बोल रहे हैं लवण, लवण का सेवन बहुत ज्यादा। लवण जो है वह कफ का भी प्रकोप करता है और पित्त का भी प्रकोप करता है। मधुर अम्ल लवण जो रहते हैं वो कफ का प्रकोप करते हैं। कटु तिक्त कषाय रहते हैं वो वात का प्रकोप करते हैं। और अम्ल लवण कटु यह के इसको करते हैं तो पित्त को करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से अगर अम्ल को देखें तो कफ को और पित्त को, लवण है कफ को और पित्त को, कटु है वो वात को और पित्त को, इस तरह से वो प्रकोपित करने वाले रस हैं। जब हम लवण रस का बहुत ज्यादा सेवन कर रहे हैं तो यह कफ को और पित्त को दोनों को प्रकोपित कर रहे हैं। फिर बोल रहे हैं समश्नताम, इन सब का सेवन बहुत ज्यादा मात्रा में किया जा रहा है। नवमन्नम चा पानम चा, नया धान्य है, जैसे नया खेत से कट के चावल धान आया है उसका सेवन बहुत ज्यादा मात्रा में किया जा रहा है। फिर उसी तरह से नया पानी है, बारिश का पानी है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में सेवन किया जा रहा है। उस पर कोई संस्कार नहीं किया जा रहा है। शुरुआत का पानी तो अच्छा रहता है, आकाशीय जल, लेकिन वही नया नया पानी जो रहता है अभिसंधि रहता है। उसी तरह से निद्रा आस्यम सुखानीचा, मतलब ये बोल रहे हैं कि नींद का सेवन, रात को भी सोना, दिन में भी सोना, दिवा सब तो बहुत भयंकर है। उसका मतलब उसका बहुत ज्यादा दोष दुष्टि ऐसा समूर्छना होती है। तो उससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा निद्रा का सेवन करना। आज से सुखम, मतलब बस बैठे रहना, लेटे रहना, कोई मेहनत का कार्य न करना। त्यक्तम व्यायाम, अव्यायाम, त्यक्त व्यायाम मतलब फिजिकल वर्क नहीं करना, व्यायाम नहीं करना। अचिंता नाम, चिंता नहीं करना, हर समय सुखी रहना। उसे कैलोरीज बर्न ही नहीं हो रही, चिंता नहीं कर रहे हैं तो, खुश रह रहे तो। ज्यादा खुश रहना भी जो है अति सर्वत्र वर्जित। ज्यादा खुश रहना भी जो है, ज्यादा समाधानी रहना भी है, हमारे शरीर को रोक देता है। मतलब हमें हर समय सेटिस्फाइड नहीं रहना चाहिए कि इतना पढ़ लिया, इतना पैसा कमा लिया, बस हो गया। हमें तो कंफर्ट जोन में रहना है, हमें इससे आगे नहीं बढ़ना है। आप लोग देखिए जैसे आयुष दर्पण के चिकित्सक हैं, बहुत सारे लोग ना गवर्नमेंट में काम करते हैं लेकिन तब भी पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? क्योंकि सेटिस्फाइड नहीं। जहां इंसान सेटिस्फाइड होगा कि अब बस हो गया, इससे आगे कुछ नहीं करना है, वो आगे ग्रोथ नहीं कर सकता है। एक डॉक्टर साहब थे पूना में, उन्होंने क्या किया कि बीएमएस किया। बीएमएस करने के बाद उन्होंने एक घर बनाया, एक क्लिनिक खोला। उसके बाद में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे आगे ग्रोथ करना है। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे उनके आसपास जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनने लगी। उन्होंने सोचा कि मैं तृप्त हूँ, मुझे इतना ही करना है। जब वो तृप्त होके बैठे रहे ना, 5 साल 10 साल के बाद ना उनका प्रैक्टिस ही डाउन हो गया। फिर उनको वो आरटीओ जो रहता है ना, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, वहाँ पे जो फेक सर्टिफिकेट बनाते हैं वो बनाने का, क्योंकि फिजिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट मिलता है लाइसेंस के लिए, क्योंकि क्लिनिक चल नहीं रहा था और तृप्त थे कि बस उतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना। एक मतलब जो 200 स्क्वायर फीट का जो जगह है वहाँ पे बना दिया, घर बना दिया और बस उसी में रहना है। 2000 स्क्वायर फीट के उधर ही बस रहना है, इससे आगे ग्रोथ नहीं करना। फिर वो आरटीओ में सर्टिफिकेट बनाते गए, बच्चे को एमबीए कराया, सब कुछ कराया। जब बूढ़े हो गए तो अब फिर इनकम का जरिया ही बंद हो गया। बेटे ने एमबीए कर लिया तो फिर अब वो आरटीओ वाले ने भी सब चेंज कर लिया, ऑनलाइन करना है। तो क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं, पढ़ना नहीं है, आगे पढ़ना नहीं है, आगे ग्रोथ करना नहीं है, सोच उतना तक ही रखा। फिर बाद में उनको न क्लिनिक चल रहा था और फिर फ्रस्ट्रेटेड हो गए बुढ़ापे में कि ना क्लिनिक चल रहा था, ना आरटीओ से पैसा आ रहा था। फिर बच्चे का जब शादी करने लगे, मैं ये आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ कि हमें सेटिस्फाइड नहीं रहना चाहिए पढ़ाई में। यहाँ जो बोल रहे हैं ना अचिंता नाम, उसका मैं उदाहरण देके बोल रहा हूँ। तो फिर जब बेटा ने एमबीए किया तो फिर शादी का बात आया तो
अब इनका खर्चा चल नहीं रहा था, अब बेटा का अच्छा जॉब लग गया, 70-80 हज़ार मिल रहा था। तो फिर उन्होंने जेंसर जो कंपनी है, आईटी कंपनी है, वहाँ पे अच्छा पेमेंट मिल रहा था। तो अब उनको लालच है कि अब गुजारा कैसे चलेगा। तो लड़की वाले से दहेज मांग लिया उन्होंने कि मुझे एक कार चाहिए और मुझे ना 25 लाख रुपया चाहिए, मेरा बेटा एमबीए है, इतने अच्छे पोस्ट में है। तो वो लड़की वाले जो थे वो तो बहुत चालू थे, उन्होंने कहा कि हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, हम दे देंगे दे देंगे। जब वो तिलक सेरेमनी होती है तो वहाँ पे फिर वो लड़की वाले बोले कि हम कुछ नहीं देंगे आपको, आपको करना है तो करो, नहीं तो हमारी लड़की भी टीचर है, हम नहीं देंगे आपको। तो अब ये क्या करे, इज्जत का सवाल है। ये सारे लड़के वाले लेके गए थे, तो इन्होंने कह दिया कि हम नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं। फिर उसके बाद में लड़की वाले ने कहा नहीं नहीं हम दे देंगे, शादी के दिन दे देंगे, शादी के दिन दे देंगे। उन्होंने फिर बारात लेके आए, तो लड़की वाले ने अच्छे से अरेंजमेंट नहीं किया था। मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ कि जो इंसान ना कुछ ग्रोथ नहीं करता है ना, वो किस तरह से लालची हो जाता है कि कोई मुझे धन दे दे, और जो सामने वाला होता है वो भी बहुत चालाक होता है। तो उन्होंने कहा कि अब दीजिए, हमें दहेज दीजिए, 25 लाख रुपया दीजिए, और हमें कार दीजिए, मारुति का अच्छा सा कार दे दीजिए। बोले कि नहीं हम नहीं देंगे, अब तो एंगेजमेंट हो गया है, तिलक भी हो गया है, और सब कुछ हो गया है, रोखा हो गया है, सब कुछ हो गया है। तो अभी आपको बारात ले जाना है तो ले जाइए, हम नहीं देंगे, हमारी लड़की टीचर है, हम नहीं देंगे। फिर उन्होंने कहा हम खाना नहीं खाएंगे, हम शादी नहीं करने देंगे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। फिर रिश्तेदारों ने मनाया और फिर शादी हो गया। वो लड़की वाले जो थे वो बहुत चालू थे, उन्होंने क्या किया कि अपनी बेटी के अकाउंट में 5 लाख रुपया डाल दिया और कुछ भी नहीं दिया, और बेटे के नाम से दिया। अब इनको ये था कि अब तो बेटा कमा रहे हैं, और बेटे से कैसे मांगे कि पैसा दो, और बहू के नाम पे आ गया। इनको इतना ज़्यादा गुस्सा आया, इरिटेशन हो गया बहुत ज़्यादा, कि मैं एक तरह से मेरे साथ चीटिंग हुआ, मैंने अपने बेटे का सौदा किया था और हुआ नहीं ऐसे। तो फिर उन्होंने गाली गलौज देना शुरू कर दिया बहू को, और उसके पापा को और उसके मम्मी को गाली गलौज देना शुरू कर दिया। तो वो लड़की थी, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, आज की मॉडर्न लड़की है, उसने क्या किया कि अलग रहने लगी। वो पति को बोली और बोली कि मैं अलग रहूंगी, मैं इनके साथ नहीं रहूंगी। अब इनको और हो गया, अब इनके पास कुछ गुजारा करने का सहारा नहीं रहा, क्योंकि बीएमएस डॉक्टर है, ना क्लिनिक चल रहे हैं, ना आरटीओ से पैसा आ रहा है, बेटा बहू भी जो अरमानों से बेटे को पढ़ाया लिखाया वो भी नहीं हो रहा है। तो उसके बाद में फिर ये क्या करने लगे, इनकी वाइफ जो थी ये और गाली गलौज करने लगे। और फिर उन्होंने क्या किया कि अब इतनी गरीब की हालत आ गई, मैं जो चीज़ सच है वो मैं बता रहा हूँ, इतनी गरीब की हालत आ गई कि उन्होंने फिर क्या किया कि जो आटा चक्की लिया, और वो किसी का दाल पीस के देना है, किसी का गेहूं पीस के देना है, किसी का चावल पीस के देना है, इस तरह से गुजारा चलने लगा। लेकिन फिर वो फिर बेटे को बच्चा हुआ, बेटा बहू बोले कि हमको गाली दिया था इन्होंने पैसे के लिए, हम इनसे नहीं मिलेंगे। इस डिप्रेशन में वो आंटी की डेथ हो गई। जब डेथ हुई मतलब वो सीढ़ियों से गिर गई, डेथ हो गई, क्योंकि पैसे का भी प्रॉब्लम, बेटा बहू एक ही सिटी में रह के कहीं और रह रहे हैं, बदनामी भी इतना हो रही है। तो आंटी की डेथ हो गई, तो कोई उनको उठाने के लिए भी नहीं आया। अब वो वाइफ की डेथ हो गई अंकल की, जो बीएमएस डॉक्टर है, उनकी फिर डिप्रेशन में आके उनकी भी डेथ हो गई, हार्ट अटैक से वो भी मर गए। तो ये जो डिप्रेशन आया, क्यों आया, लास्ट में डिप्रेशन आया, शुरुआत में तो जो था ना अचिंतानम। मैं ये डायबिटीज के बात नहीं बोल रहा हूँ, हमें कभी भी अपने लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। विवेकानंद जी ने भी कहा है कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि हम पूर्ण हो गए तो आप किसी गरीब को देखिए, हमें और भी आगे बढ़ना है, हमें पढ़ना है। आप लोग भी आयुष दर्पण के चिकित्सक है ना, सेटिस्फाइड मत होइए कि बस इतना नॉलेज ले लिया, बस हम सेटिस्फाइड है, आप पढ़ने की जरूरत नहीं है। 4-5 फार्मूला निकाल दिया, फिर वो 4-5 फार्मूला तक ही आप लोग सीमित रहेंगे। पेशेंट आगे देखेंगे नहीं, 10-15 पेशेंट आएंगे बस सेटिस्फाइड, उतना पैसा कमा रहे बस। इसीलिए यहाँ पर ये जो शब्द है ना अचिंतानम, इसका बहुत जगह एनालिसिस करके देखिए। मधुमेह का ये हेतु बताया, और चिंता तो हमें करना ही चाहिए, हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे और करना है। भले हम अभी क्या है ना, यहाँ पुणे में रूबी हॉल क्लिनिक है, बहुत बड़ा एलोपैथी का हॉस्पिटल है। तो जो डॉक्टर ग्रांट जी जिन्होंने बनाया हो के फाउंडर हैं जो, वो ना 100 साल के हो गए थे, और ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था कि वो सबसे ज़्यादा एजेड और प्रैक्टिशनर, मतलब ज़्यादा एज वाले प्रैक्टिशनर थे एलोपैथी के डॉक्टर में। और वो लोग वो क्या करते थे, 107 साल के भी हो गए ना तो कार पीछे पीछे चलती थी, और वो पैदल चल के आते थे हॉस्पिटल में, ओपीडी करते थे। जब हार्ट ओपन हार्ट सर्जरी होता था तो वो आते थे और स्पेशल स्टेंट बैठाने के लिए आते थे। तो उनसे पूछा गया कि आप अभी भी क्यों मेहनत कर रहे हैं, आपका तो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, पुणे का सबसे बड़ा एलोपैथिक हॉस्पिटल है, फिर भी क्यों करते हैं। तो बोले कि मैं घर बैठ के क्या करूं, और ना मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे और भी पेशेंट ठीक करने हैं।
ये बात होता है। तो उनसे एक प्रेरणा मिली कि 107 साल के भी हो गए तो वो घर नहीं बैठे, सेटिस्फाइड नहीं हुए, आराम की जिंदगी बिता सकते थे। हॉस्पिटल से जो पैसे आ रहे हैं उससे नहीं, उनको काम करना है, आगे बढ़ना है। लास्ट दिन तक उन्होंने पेशेंट देखे और लास्ट दिन उनकी डेथ हुई तो वो मतलब क्लिनिक के चेंबर में डेथ हो गई उनकी, हार्ट अटैक से, और वो भी नेचुरल डेथ हुई। ये चीज, ये जो बड़े बड़े लोग रहते हैं ना, उनसे सीखने को मिलता है। तो ये जो बोल रहे हैं अचिंता नाम अव्यायाम, अचिंता और अव्यायाम, ये प्रमेह का, मधुमेह का एक हेतु बताया। फिर बोल रहे हैं कि संशोधनम अकुर्वताम, शरीर की शुद्धि नहीं कर रहे हैं। आयुर्वेद ही ऐसा साइंस है जो ये बोलता है कि शरीर की शुद्धि करिए। वसंत ऋतु अभी चल रहा है तो आयुर्वेद बोलता है कि कफ दोष को निकालने के लिए आप वमन करिए। आप सब आयुष दर्पण के चिकित्सक हैं, आप या तो सद्य वमन कराइए, छोटा वमन कराइए, खुद भी करिए और पेशेंट से भी कराइए। तो संशोधन करना, जिस तरह से हम लोग साबुन लगा के नहाते हैं, शैम्पू से बाल धोते हैं तो हमारा शरीर स्वच्छ हो जाता है, उसी तरह से शरीर के अंदर क्लींजिंग होना, डिटॉक्सिफिकेशन होना जरूरी है। सारे पेशेंट को आप लोग वमन कराइए और फिर विरेचन कराइए और फिर बस्ती कराइए, नस्य कराइए, रक्त मोक्षण कराइए। ये अपने आचार्य ने बोला है। अगर ये संशोधन नहीं किया जाएगा तो मधुमेह, प्रमेह रोग होने का चांसेस बढ़ जाता है। फिर बोल रहे हैं श्लेष्मा पित्तम च मेदश्च, श्लेष्मा बढ़ जाता है। श्लेष्मा मतलब कौन सा श्लेष्मा? क्लेदक विकृत हो जाता है। पित्त मतलब पाचक पित्त विकृत हो जाता है। मेदश्च मांसम च, मेद भी बढ़ जाता है, और वो भी कैसा मेद है? विकृत मेद है। बद्ध और अबद्ध मेद, बद्ध मेद का मतलब होता है कि जिस तरह से बहुत सारे कॉटन ले लिया आपने और ऐसे कॉटन को ऐसे कर दिया तो सारे जो एक एक उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो ना ऐसे चिपक जाते हैं, उसको बोलते हैं बद्ध। और जो नहीं चिपकते हैं, ऐसे पानी में तैरते रहते हैं, वो होता है अबद्ध, मतलब जुड़े हुए या न जुड़े हुए। बद्ध और अबद्ध और अपाचित और दूषित, इस तरह से बद्ध और अबद्ध मेद की वृद्धि हो जाती है बहुत ज्यादा, क्योंकि मेदवर्धक सारे आहार विहार का सेवन किया जा रहा है। मेदवर्धक आहार विहार क्या है? जैसे पिज्जा खाना, मैदा के पदार्थ खाना, फर्मेंटेड ब्रेड, बिस्किट, इडली, डोसा, ये चीजें खाना बहुत ज्यादा, ये सब क्या रहता है। और फिर व्यायाम न करना, उसको पचाना नहीं, मिठाइयाँ बहुत ज्यादा खाना, जो ये खोआ चीज रहता है ना, मावा, मावा की चीजें बहुत ज्यादा खाना, पनीर का सेवन बहुत ज्यादा करना, ये सब क्या रहता है? अभिसंधि करता है, पचने में हैवी रहता है और मेद धातु को दूषित करता है। इसी तरह से मांस धातु की भी विकृत रूप से वृद्धि हो जाती है। श्लेष्मा पित्तम च मेदश्च मासम चादि प्रवर्धते, ये प्रमेय का सारा हेतु बता रहे हैं। आगे क्या होता है? तेरावृत्त गतिर वायु रोज आदाय गच्छति, फिर वायु की गति जो है ना, ये कौन आवृत कर देता है, कौन रोक देता है? तो क्लेदक कफ, क्लेद, पाचक पित्त जो है वो द्रव गुण से बढ़ गया है, वो भी वायु की गति को रोक रहा है। और समान वायु अपान वायु की दृष्टि हो रही है। विकृत मेद जो है, बद्ध और अबद्ध मेद है, वह भी विकृत कर रहा है और वायु का आवरण कर रहा है। मांस भी है विकृत स्वरूप में, वायु का आवरण कर रहा है। आवरण मतलब वायु अंदर है, आवरक जो दोष है वह कौन कौन से है? तो कफ है, पित्त है। अब पित्त भी बढ़ा हुआ है क्योंकि इन्होंने बताया कि अम्ल रस का सेवन किया जा रहा है, लवण रस का सेवन किया जा रहा है। तो फिर क्या होता है कि ये श्लेष्मा पित्त, पित्त में कौन सा? पाचक पित्त, क्लेदक कफ, क्लेद, मेद, मांस, ये सब आवरण करता है। और जलीय जो धातु हैं, 10 जो दुष्य हैं, जैसे रस हो गया, ओज हो गया, शुक्र हो गया, लसिका हो गया, रक्त हो गया, मांस हो गया, ये जितने जलीय धातु है ये सभी आवरण करते हैं। तो ये शुरुआत में मधुमेह जो रहता है वो आवृत दोष की वजह से ऐसा होता है। लेकिन इसकी चिकित्सा जब हम करते हैं 6-7 महीने में वो पेशेंट ठीक हो जाता है, जब हम अपने शरीर को शुद्धि कर दिया। फिर आपने कभी कभी देखा होगा कि जो प्री डायबिटिक पेशेंट रहते हैं, बॉर्डर लाइन डायबिटिक पेशेंट रहते हैं, आपने वमन करा दिया, विरेचन करा दिया, उनका खाना पीना अच्छा कर दिया, दिनचर्या अच्छा कर दिया, पेशेंट रिकवर हो जाता है। उनको लाइफ लॉन्ग मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड या इंसुलिन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लाइफस्टाइल चेंज कर दिया तो ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर यही चीज, दूसरा बोल रहे हैं कि वायु रोज आधे गच्छति, यही चीज अगर बहुत ज्यादा उपेक्षा कर दिया जाए, शरीर की शुद्धि नहीं किया गया और मधुमेह का चिकित्सा नहीं किया, उपेक्षा किया गया, हम मीठा खा ही रहे और हमको मधुमेह है, तो फिर उपेक्षा किया तो धातुओं का क्षय होने लगता है, वायु का प्रकोप और बढ़ जाता है और ये मधुमेह हो जाता है। यदा बस्ती तदा कृचो मधुमेह प्रवर्तते, यह बस्ती में चला जाता है, पूरा सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, यूरिनरी सिस्टम को डिस्टर्ब करता है और यह मधुमेह इस तरह का व्याधि उत्पन्न कर देता है। मैं संप्राप्ति और बताऊंगा आप लोगों को, कल बताऊंगा। इसी तरह से बता रहे स मारुतस्य पित्तस्य कपस्य च मूर्मोह दर्शने आकृतिम कृत्वा क्षय माप्यते पुनः। यह वायु जो है फिर क्या करता है? अगर शैतान बच्चे को किसी ने रोका कि शैतानी मत करो और आवरण कर दिया तो वो क्या करेगा?
कफ और पित्त को और दूषित करेगा, उनको और खराब करेगा कि तुम भी आओ मेरे साथ मिलके हम और शैतानी करते हैं। कफ पित्त उसके अपोजिट है, तब भी उसके साथ दोस्ती करके वो भी और ज्यादा शैतानी करने लगते हैं। इसी तरह से फिर क्या होता है कि क्षय और होने लगता है। शब्द आप्यायते पुनः, मतलब वो और अपतर्पण होने लगता है और बहुत ज्यादा वह संप्राप्ति और बढ़ जाती है। उपेक्षया जायन्ते पीड़का सप्त दारुणा, अब यही जो संप्राप्ति है अगर मांस धातु की तरफ जा रही है तो इससे पीड़का होने लगती है, बहुत ज्यादा मधुमेह पीड़काएं जो रहती है वो होने लगती है। अगर यह बस्ती की तरफ जाती है तो अविल मूत्रता बहुमूत्रता होती है, अगर बस्ती की तरफ जा रही है। अगर मांस धातु की तरफ जा रही है तो पीड़काएं होने लगती है। और सप्त तरह की जो पीड़काएं हैं दारुण होती है, बहुत ज्यादा सीवियर होती है जब मांस धातु की तरफ संप्राप्ति टर्न होके जा रही है। माश्लेष अवकाशेशु मर्मस्वपी च संदिशु, ये क्या पीड़काएं जो रहती है वो मांस धातु को दूषित करती है, मर्मों को दूषित करती है, संधियों में दुष्टि करती है और ये संप्राप्ति होती है। और ये क्या करता है, ये मधुमेह पीड़िकाएं कैसी रहती हैं तो शराविका, कच्छपिका, जालिनी, सरशिपी तथा अलजी, विनताख्या च विद्रधि चेती सप्तमी, 7 तरह की पीड़िकाएं होती है। शराविका मतलब शराब की तरह होती है, इस पर मैं पीड़िकाओं पे बाद में बताऊंगा, बस आप नाम सुन लीजिए, अगले लेक्चरों में मैं बताऊंगा। शराविका, कच्छपिका, ज्यालिनी, सरशिपी तथा अलजी, विनताख्या च विद्रधि चेती सप्तमी, 7 तरह की पीड़िकाएं होती है। अंतोन्नता मध्य निम्ना शैवाक्लेद रुग्विनता शराविका पीड़िका शरावाकृति संसिता, इन्होंने सारी पीड़िकाओं का वर्णन किया गया है, वर्णन किया है कि ये किस तरह की पीड़िकाएं हो जाती है। मेन हमें यही पता चलता है कि ये पीड़िकाएं जो रहती है ये बहुत ज्यादा कष्टकारी हो जाती है। तो इस तरह से संप्राप्ति होती है। और मैं आप लोगों को ये मधुमेह का जो है ना वो मैं आप लोगों को और बताऊंगा। इसमें पहले ये बता रहे हैं कि एक मिनट रुकिए, मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसमें बोल रहे हैं कि जो कफज प्रमेह जो रहता है, अब ये इन्होंने प्रमेह के टाइप्स बताए हैं वो मैं थोड़ा बता देता हूँ और उसके बाद में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। प्रमेह में ऐसे बता रहे हैं कि प्रमेह के जो टाइप्स हैं वो कफज प्रमेह जो रहते हैं वो 10 टाइप के रहते हैं। पीड़िकाएं जो रहती है मधुमेह होने के बाद पीड़िकाएं हो रही है, मधुमेह के पहले हम लोग पीछे आते हैं तो कफज प्रमेह जो रहता है वो 10 प्रकार का होता है। पित्तज प्रमेह होता है वो 6 प्रकार का होता है और वातज प्रमेय होता है वो 4 टाइप का होता है। ऐसा सभी ग्रंथकारों ने बोला है, नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन इसी तरह से क्रम में बताया। जैसे चरकाचार्य जी ने जो 10 कफज प्रमेय बताए वो क्या है तो उदक में, इक्षुवालिका में, सांद्र में, सांद्र प्रसाद में, शुक्ल में, शुक्र में, सिक्ता में, फिर शनेर में, आलाल में। सुश्रुताचार्य जी ने क्या बताया, उदक में, इक्षुवालिका में, सांद्र में, सुरा में, फिर पिष्ट में, शुक्र में, सिक्ता में, शनेर में, लाल में, लवण में, फेन में। इस तरह से कपश प्रमेय बताए उन्होंने। वाग्भट जी ने क्या बताया, उदक में, इक्षु में, सांद्र में, सुरा में, पिष्ट में, शुक्र में, शीत में, सिक्ता में, शनेर में, लाल में। माधव निदान ने क्या बताया तो माधव निदानकार ने 9 टाइप के ही बताए। उन्होंने बोले उदक में, इक्षु में, सांद्र में, सुरा में, पिष्ट में, शुक्र में, शीत में, सिक्ता में, शनेर में। तो अपने अपने जो ग्रंथकार है ना वो अब जैसे सांद्र प्रसाद में है जो बोला है, ऐसे बहुत सारे पेशेंट आए मेरे पास, वो बोलते हैं कि चावल का जो पानी होता है ना, कच्चा चावल को आप पानी में भिगो के रखिए, फिर चावल को थोड़ा ऐसे मिक्स कर दीजिए, उस तरह का में होता है सांद्र प्रसाद। सांद्र प्रसाद में चावल का ऊपर का जो पानी रहता है, चावल को आपने पूरा पीस दिया पानी में फुलाने के बाद और फिर ऊपर का पानी जो क्लियर रहता है, उस तरह का पानी जो रहता है वह सांद्र प्रसाद में, इस तरह चावल के धुवन का तंडुलोदक जैसा होता है सांद्र में। और कुछ ग्रंथ लोग जो बोलते हैं वो सुरा में बोलते हैं, सुरा में मतलब मदिरा की तरह, सुरा की तरह मूत्र प्रवृत्ति होती है। उसी तरह से कुछ लोग शुक्ल में बोलते हैं कि उसमें सफेद तरह का यूरिन आता है। कुछ लोग बोलते हैं पिष्ट में, पिष्ट में मतलब जैसे मैदा को पानी में घोल के और यूरिन आ रहा है, उसमें प्रोटीन लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए पिष्ट में, इस तरह का बता रहे। उसी तरह से पित्तज प्रमेय जो है वो 6 टाइप का बताया। चरकाचार्य जी ने बोला है क्षार में, काल में, नील में, लोहित में, मंजिष्ठ में। सुश्रुताचार्य जी बोलते हैं क्षार में, नील में, लोहित में, मंजिष्ठ में, हरिद्र में, अम्ल में। चरकाचार्य जी ने हरिद्र में भी बताया, 6 टाइप का हो गया। उसी तरह से वाग्भट बोलते हैं क्षार में, काल में, नील में, लोहित में, मंजिष्ठ में, हरिद्र में। माधव निदानकार बोलते हैं 6 टाइप का, क्षार में, काल में, नील में, लोहित में, मंजिष्ठ में, हरिद्र में। उसी तरह से वातज प्रमेय जो है वो 4 टाइप का बताया। चरकाचार्य जी बोलते हैं वसा में है,
मज्जा में है, हस्ती में है, मधु में है। सुश्रुताचार्य जी बोल रहे हैं उनका कुछ अलग ही दृष्टिकोण है, क्योंकि शल्य चिकित्सक है। तो सुश्रुताचार्य जी बोलते हैं वसा में है, सर्पी में है, हस्ती में है, शौद्र में है। मधु को ही शौद्र बोलते हैं, तो शौद्र में उन्होंने भी एक्सेप्ट किया। मतलब मधुमेह तो सारे आचार्यों ने बोला है कि ये मधुमेह होता ही है, उन्होंने शौद्र में बोला है, लेकिन वो मधुमेह ही है। वाग्भट जी बोलते हैं वसा में, मज्जा में, हस्ती में, मधुमेह। फिर माधव निदानकर वही चीज बोलते हैं, वसा में, मज्जा में, हस्ती में, मधुमेह। जितने चारों आचार्य हैं, चारों आचार्य सेम ही नाम देते हैं, वसा में, मज्जा में, हस्ती में, मधुमेह। इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे कि ये क्या होता है, सिक्ता में क्या होता है, सांद्र प्रसाद में क्या होता है, पिष्ट में क्या होता है, शुक्ल में क्या होता है। इसके बारे में और विस्तार से हम लोग कल चर्चा करेंगे। और उसके बाद में हम पूर्व रूप देखेंगे, सामान्य लक्षण देखेंगे, उसके बाद में मधुमेह देखेंगे। फिर हम लोग ये सारा देखते हुए फिर हम चिकित्सा पे आएंगे। तो आज जो मैंने बताया आप लोग फिर से याद कर लीजिएगा कि सारे प्रमेह जो रहते हैं वो अगर उपेक्षा कर दिया जाए तो वो मधुमेह में हो जाता है। मधुमेह जो रहता है वो दो टाइप का रहता है। कुछ मतलब उत्पत्ति भेद से बता रहे हैं कि सहज और अपत्य आहार निमित्तज, मतलब टाइप 1 डायबिटीज सहज रहता है, उसमें पेशेंट बहुत दुर्बल रहता है, रुक्ष रहता है, बाद के सारे सिम्टम दिखते हैं, वह क्षयात्मक संप्राप्ति से ही ऐसा दिखता है हमें। दूसरा है कि आहार मिथ्याहार विहार करने की वजह से पथ्य अपथ्य निमित्त जो रहता है, टाइप 2 डायबिटीज रहता है, उसमें आस्य सुखम, स्वप्न सुखम, ये सब किया जाता है, मिथ्याहार विहार किया जाता है। कफ का दुष्टि बहुत ज़्यादा रहता है, उसमें मेद का दुष्टि रहता है, मांस का दुष्टि रहता है, तो वह अपथ्यकर आहार विहार की वजह से टाइप 2 डायबिटीज रहता है। ये बता दिया। इसके बाद में इन्होंने ये बोला है कि मधुमेह में अगर सारे प्रमेह की चिकित्सा नहीं किया गया तो सारे मधुमेह में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब मधुमेह भी हो रहा है तो संप्राप्ति क्या बताया कि दो टाइप की संप्राप्ति होती है, एक होती है आवरण जन्य, दूसरी होती है धातु क्षयात्मक। आवरण जन्य जो रहती है प्री डायबिटिक स्टेज रहती है, उसमें अगर चिकित्सा कर दिया जाए तो वो पेशेंट ठीक हो जाता है। उसमें शुगर लेवल बढ़ाएगा, ठीक है, लेकिन उसमें कभी कभी कफज ग्रहणी के भी हेतु रहता है कि अग्नि मान देता है, खाना पच नहीं रहा, कफज ग्रहणी है, और उसकी वजह से शुगर लेवल बढ़ा है, लेकिन वो पूरा डायबिटिक पेशेंट है ऐसा नहीं होता है। वो आवरण जन्य है, आवरण हटा देंगे आप, ग्रहणी की चिकित्सा कर देंगे, अग्नि अच्छा कर देंगे, क्लेद को ठीक कर देंगे, शरीर का शुद्धि कर देंगे, वमन विरेचन बस्ती निस्तर रक्त मोक्षण कर देंगे, तो पेशेंट आवरण जन्य संप्राप्ति से जो मधुमेह हुआ है वह ठीक हो जाएगा, प्री डायबिटिक जो बोलते हैं। लेकिन अगर इसकी उपेक्षा कर दिया जाए, शरीर की शुद्धि नहीं किया गया, पेशेंट अव्यायाम कर रहे हैं, अचिंता कर रहे हैं, और फिर मधुर आहार विहार का सेवन बहुत ज़्यादा कर रहा है, कफ वर्धक आहार विहार का सेवन बहुत कर रहा है, तो यह फिर वातज टाइप में चला जाता है, और उसमें मधुमेह, मधु के समान गंध वर्ण प्राप्त हो जाती है और उस तरह की संप्राप्ति हो जाती है। तो इसके बारे में हम लोग और पढ़े, आगे हम लोगों ने देखा कि वह संप्राप्ति अगर बस्ती में जा रही है तो उससे अविल मूत्रता बहुमूत्रता हो रही है, अगर मांस धातु में जा रही है तो मांस पीड़िकाएं हो रही है बहुत सारी, और वो भी याप्य हो रही है या फिर असाध्य तरह की पीड़िकाएं हो रही है, और यही पीड़िकाएं आगे जाके शरीर में सड़न पैदा करती है और डायबिटिक वुंड होकर फिर गैंग्रीन हो जाता है। गैंग्रीन हो गया तो फिर एलोपैथी साइंस में तो एम्पुटेशन करते हैं, एम्पुटेशन। आयुर्वेद में उसकी हम चिकित्सा कर सकते हैं, लेकिन पूरा जो संप्राप्ति भंग कर देंगे तभी वो पेशेंट, हम एम्पुटेशन को बचा सकते हैं, लेकिन हमें वो पेशेंट स्ट्रांग होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, तभी हम लोग बचा सकते हैं। जो असाध्य है वो पेशेंट, वो एलोपैथी भी असाध्य बोलते हैं, आयुर्वेद भी असाध्य बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से बताने का कोशिश किया, कल हम इस पर और चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी व्याधियाँ हैं मधुमेह, और ये साइलेंट किलर डिजीज है, एक लेक्चर में मैं बताऊंगा तो ये हो नहीं सकता है। अगर बहुत सारे लोग जो हैं वो ये एमडी करते हैं, डायबिटोलॉजिस्ट पढ़ते हैं, तो उनको 3 साल लगते हैं ये पूरा डायबिटीज़ को समझने में, एनालिसिस करने में, उनको 3 साल लगते हैं। तो मैं एक लेक्चर में कैसे कर दूँ? आयुर्वेद में भी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, इसको भी टाइम देते हैं और हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से बताने का कोशिश किया, आप लोग को सब चीज़ मालूम है, इसी चीज़ को हम और सिंप्लीफाई करके अब मैं बताने का कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोग को ना जब पेशेंट आए तो आपको ये समझ में आए कि आवरण जन्य प्री डायबिटिक है क्या या धातु क्षयात्मक है क्या, उससे हिसाब से जब चिकित्सा करते हैं, समझते हैं, तो बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। 1 मिनट रुकिए, मैं थोड़ा इसको स्क्रॉल करता हूँ और आप लोग के जो भी प्रश्न है उसके उत्तर देने का कोशिश करता हूँ। मैं जब भी ये लेक्चर ख़त्म हो जाता है ना, तो मैं जब भी ये स्क्रॉल करता हूँ तो थोड़ा ये हो जाता है, मतलब हैंग हो जाता है। 2 मिनट रुक जाइए, मैं आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। 2 मिनट रुक जाइए। आप लोग ना बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब इतने श्रेष्ठ चिकित्सक हैं कि आप लोग पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं।
एक मिनट रुकिए, मैं आप लोग को ये, क्योंकि स्क्रॉल नहीं हो रहा है, जैसे ही मेरा लेक्चर होता है ना, यहाँ मैं स्क्रॉल करने का कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा ये हो जाता है। 2 मिनट रुक जाइए। मैं जो भी बताता हूँ ना, मैं आप लोग को सब सही बताता हूँ। आयुष दर्पण जनरल की तरफ से उनकी टीम से बताया जा रहा है, आप सभी को होली की शुभकामनाएं, सभी को होली की शुभकामनाएं। फेसबुक लाइव लिंक का ये दे दिया गया है, आप लोग ना फेसबुक लाइव लिंक यहाँ से देख के और फिर ज्वाइन हो के हमारे सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। डॉक्टर ताराचंद साहू जी बोल रहे हैं धातु क्षय जन्य मधुमेह में नेफ्रोपैथी रेटिनोपैथी मिलती है क्या सर? 100%। जहां जहां पे यथा दुष्टेन दोषेन याथा चानु विसर्पता निवृत्ति त्रामयासो संप्राप्ति जागृति आगृति, जैसे जैसे वो और धातु क्षय होने लगेगा, फिर उसके बाद में धातु पाक होने लगेगा, तो नेफ्रोपैथी होगा, रेटिनोपैथी होगा। जहां जहां मधुमेह और बढ़ेगा, स्थान संचय करेगा, उसकी व्याप्ति बढ़ेगी, वहां वहां पर नेफ्रोपैथी होता है, रेटिनोपैथी होता है, किडनी फेलियर होता है, मैकुलर डीजनरेशन होता है। आपका बात सही है, धातु क्षय और ज्यादा बढ़ने लगता है। क्योंकि ना ये आयुर्वेद का बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है, इस पे चर्चा नहीं होती है, कॉलेजेस में तो पढ़ाया नहीं जाता। जो लोग पढ़ाते हैं वो लोग इस तरह से एनालिसिस करके नहीं पढ़ाते हैं। शिवम आयुर्वेद जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रविशंकर जी नमस्ते प्रणाम आपको। अनम तांबोली जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग सब भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। मेरे क्लास में सभी लोगों का स्वागत है। मेरे क्लास में सभी लोगों को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है, मेरे लिए सभी लोग सम्मानीय है। निक पाटिल जी बोले सर पित्तज पेशेंट में वात शमक औषधि जैसे एकांगवी रस, बाद गजानकुश, महावाद विध्वंसक का अनुपान क्या रखे जिससे इरिटेशन गर्मी ना बढ़े? जब भी आपके ऐसे बढ़ रहे तो गुलकंद दे दीजिए, आंवले का मुरब्बा दे दीजिए, मतलब पित्त शमन मधुर तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य दे दीजिए, तो वह पित्त का शमन करेगा। और कभी भी मतलब यही अनुपान तंडुलोदक कभी हम लोग दे सकते हैं, कभी भी हम आंवले का रस दे सकते हैं, आंवले का मुरब्बा दे सकते हैं। तो पित्तज पेशेंट में पित्त का प्रकोप नहीं होता है पेशेंट को। चित्रकादी वटी भी अगर दे रहे हैं किसी पेशेंट को, पित्त प्रकृति वाले को, तो आप गुलकंद के साथ दे दीजिए। ऐसे तो चित्रक और क्षार तो देना ही नहीं चाहिए। अगर देना पड़ रहा है आपके पेशेंट को और उससे दाह हो रहा है, बहुत ज्यादा उरो दाह हो रहा है, तो गुलकंद के साथ दे दीजिए, या फिर आंवले के मुरब्बा के साथ दे दीजिए। डॉक्टर पूनम ठाकुर जी बोल रहे हैं बीपीएच में उत्तर बस्ती के लिए कौन सा तेल अच्छा है? बीपीएच जब रहता है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, तो उसमें क्षार तेल, क्षार काशी सादी तेल का उत्तर बस्ती बहुत अच्छा रहता है। ऐसे द्रव्य दीजिए जो वहां पे शरण कार्य करे और पेशेंट का जो बीपीएच है ना वह कम करे। और स्त्रोत और क्षार जो रहता है आदोक ले देती पश्चात विशोषित, वहां पे शरण कार्य करता है, तो इसलिए क्षार काशी सादी तेल बहुत बढ़िया काम करता है। डॉक्टर वर्षा पटेल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर पूजा जी बोले इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरीज ऑलवेज, थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर प्रीति जी बोले आपने जो रोम शातन योग बताया था वो पेशेंट को दिया, तो पेशेंट को बहुत ज्यादा फोड़े आ गए, पूरा रेड हो गया लिप्स के ऊपर, क्या देना चाहिए? अब पहले तो उसको कम करने के लिए आप कैलाश जीवन या शब्दोद्गृत लगा दीजिए। और आपने रोम शातक योग जो है वो ऐसे ही मत यूज करिए, जब आपने देखा नहीं है किया नहीं है तो कोई भी पेशेंट में एक्सपेरिमेंट मत करिए। आपने बहुत ज्यादा हड़ताल डाला होगा, मनशिला डाला होगा, ऐसे ही कोई भी दवाई मत डालिए, एक्सपर्ट से सलाह लीजिए। डॉक्टर प्रीति जी बोले मैंने शंख भस्म और हड़ताल भस्म दिया था फॉर लोकल एप्लीकेशन। हड़ताल भस्म अशुद्ध होगा। आप प्रीति जी मुझे बाद में बताइए, मैं आपको अच्छे से गाइड करूंगा। कोई भी दवाइयाँ जो है मैं बता रहा हूँ ना, तो कोई भी ऐसी मार्केट से उठा के ला के मत दे दीजिए, वो फिर देंगे पेशेंट ना आपको मेडिकल लीगल केसेस में फंसा देगा और आप पे केस चलेगा। कोई भी ऐसी चीज बड़े बड़े फोड़े आ रहे हैं तो ऐसे मत दे दीजिए, मैं उसके बारे में आपको और अच्छे से बताऊंगा। अनम जी बोल रहे हैं कि सर वर्टिगो के पेशेंट में मैंने आपके फॉर्मूला आपके गाइडेंस से कम्प्लीटली ठीक किया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। जो भी ये लेप वगैरह रहते हैं ना, रोम शातन योग बहुत ही स्ट्रांग रहता है, उसको ध्यान से करिए आप लोग। आपका जो भी है ना पेशेंट सक्सेसफुल होना चाहिए, ये नहीं कि आप पे आ जाए कि हम इनके पास गया साइड इफेक्ट हो गया, हमको ये इरिटेशन हो गया, हमका स्किन खराब हो गया। कॉस्मेटिक चीजें जब भी करते हैं तो उसको उस पर और चर्चा करके तब यूज करिए, ठीक है। अनम जी थैंक यू, आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। अनम जी आप ऐसी तरक्की करते रहिए और हमें सक्सेस स्टोरीज बताते रहिए। मुझे दिल से खुशी हो रही है कि आपने अनम जी इतना बढ़िया काम किया, इतने पेशेंट को ठीक किया, प्राउड ऑफ यू। बलविंदर सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनम जी बोले टिंगलिंग सेंसेशन रहता है स्पॉन्डिलाइटिस, टिंगलिंग सेंसेशन रहता है तो नस से करिए अनम जी, तो बहुत बढ़िया काम होगा। वात का शमन करना है। टिंगलिंग जो होता है हस्तपाद चिमचिमायन, ऐसा शब्द बोला है, टिंगलिंग को बोला है हस्तपाद चिमचिमायन, ये वात की वजह से होता है। तो टिंगलिंग जब भी होता है ना तो नस से देंगे, शीरबला तेल का, शुद्ध बला तेल का, तो बहुत बढ़िया काम हो जाता है।
डॉक्टर विकास जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सविता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुनील जी, बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं सुनील जी, आपको नमस्ते प्रणाम। डॉक्टर गौरव जी हैप्पी होली, आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर आकांक्षा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शिवम आयुर्वेद जी बोल रहे हैं हाई बीपी के बेटा ब्लॉकर ग्रुप की दवा से भी मधुमेह हो सकता है। 100% आपका सही है। एलोपैथी की दवाइयाँ एक बीमारी ठीक करती हैं, दूसरी बीमारी उत्पन्न कर देती है। तो बीटा ब्लॉकर्स कितना दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, कितना टर्म में दे रहे हैं। बीटा ब्लॉकर से तो बीपी कंट्रोल में रहता है, लेकिन वो सब रिसेप्टर पे काम करने वाली दवाइयाँ हैं, वो क्योर नहीं करती हैं, पेशेंट को ठीक नहीं करती हैं। तो बीटा ब्लॉकर्स कितना दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं, कौन सी दवाई अल्टरनेट दे सकते हैं, वो मतलब आप लोगों का पढ़ाई होना चाहिए उसमें। डॉक्टर कैलाश जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सरोज देसाई जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग देखेंगे ना प्रोपेनलॉल, मेटालॉल, ये जो रहते हैं ना सारे बीटा ब्लॉकर जो रहते हैं ना, मेटेनलॉल, प्रोपेनलॉल, एटेनलॉल, ये सारे जो रहते हैं ना सबके साइड इफेक्ट होते हैं। ड्रग टूडे में देखिए या सिम्स में देखिए या नेट पे सर्च करिए, सारे ना डायबिटीज करते हैं या कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से वो ना देखे, आयुर्वेद का रसायन चिकित्सा करिए, दिनचर्या अच्छा करिए, नस्य दीजिए, पेशेंट का बीपी क्यों नहीं ठीक हो जाएगा। ब्रह्म रसायन देंगे तो वो बीटा ब्लॉकर से ज़्यादा अच्छा है ब्रह्म रसायन। हर पेशेंट अलग होता है तो चिकित्सा अलग होती है, लेकिन हमारी दवाइयाँ क्योर करती है, उनके दवाइयाँ सप्रेस करते हैं और केवल मेंटेनेंस के लिए वो लोग देते हैं। बीपी कभी ठीक होता है क्या एलोपैथी से। शिवम आयुर्वेद जी बोल रहे हैं सर एक पेशेंट है, उसके हार्ट से किडनी में ब्लड जाने वाली रक्त नलिका में ब्लॉकेज था, वो मेरे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ठीक हो गया, अब ना ब्लॉकेज है ना कोलेस्ट्रॉल है, लिवर किडनी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, 2D एको नॉर्मल है, फिर भी हाई बीपी रहता है, एज 25 मेल, IT जॉब है, प्लीज गाइड। इसमें देखिए आपने जो भी चिकित्सा दिया तो आपने रक्तपित्त की चिकित्सा नहीं कराया है, और रक्तपित्त की चिकित्सा जो है ये हाई बीपी है तो ये सारा मार्गावरोध जन्य संप्राप्ति है। रक्तपित्त की चिकित्सा में आपको मतलब आपको वमन कराना होगा, विरेचन कराना होगा, रक्त पाचक देना पड़ेगा, रस पाचक देना पड़ेगा, ताप्यादि लॉ देना पड़ेगा, नवायस लॉ देना पड़ेगा। जब ऐसे जब क्योंकि आपने ब्लॉकेज निकाला ठीक है, बहुत बढ़िया चिकित्सा किया, लेकिन आपको ना ये शरीर का शुद्धि करना, रक्त मोक्षण करना, विरेचन करना, ये सब जब आप करेंगे तो बीपी अपने आप ठीक हो जाएगा। और जब ये शरीर का शुद्धि हो जाएगा उसके बाद में ब्रह्म रसायन पे पेशेंट को कंटिन्यू दीजिए। जो ब्राह्म मुहूर्त रहता है रसायन काल में उस टाइम पे देंगे तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। ठीक है शिवम आयुर्वेद जी, आप ऐसे तरक्की करते रहिए और आपको जहां पर भी अटक रहे आप पूछिए, मैं आपको आंसर दूंगा। कैलाश चावला जी नमस्ते प्रणाम आपको। प्राची जी हैप्पी होली आपको भी। डॉक्टर सुबोध वर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गंगवार सर नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विनोद जैन जी बोल रहे हैं कि मधुमेह अस्थिगत में ट्रीटमेंट, इसमें सर अस्थि मज्जा पाचक जो रहता है ना, क्योंकि मधुमेह जाके अस्थि में विद्रधि कर सकता है, अगर कभी कभी त्वचा रक्त मांस लसिका में जाके कुष्ठ कर सकता है। मधुमेह की संप्राप्ति जहां पर भी जाएगी कुछ ना कुछ डैमेज करेगी। मज्जा में जा रहा है तो न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, मैकुलर डिजनरेशन कर रहा है, तो वहां पर जैसे स्वर्णकल्प हम लोग देते हैं, स्वर्णकल्प या जो मज्जा पे काम करने वाली दवाइयां हैं वो मज्जा पे। अस्थिगत अगर जा रहा है तो अस्थि पाचक, अस्थि मज्जा पाचक देते हैं। तिक्तक क्षीर बस्ती देते हैं सर मधुमेह में, मधुमेह और अस्थि में जा रहे तो तिक्तक क्षीर बस्ती है, आभा गुगुल देते हैं, लाक्षादि गुगुल देते हैं, प्रवाल पंचामृत, कामदुधा और सुधावर के प्रवाल पिष्टी, कपर्दिका भस्म, वो सब जब देते हैं ना तो वो अस्थियों को बल देता है। और तब भी अगर इन्फेक्शन है वहां पे, विद्रधि है, तो इन्फेक्शन को दूर करने के लिए सूक्ष्म त्रिफला, अमृता गुगुल, कैशो गुगुल, त्रिफला गुगुल, ये आरोग्यवर्धनी वटी, चंद्र प्रभावटी, ये सब जब देते हैं ना तो मधुमेह अस्थि में अगर गए तो वहां पे कंट्रोल होकर पेशेंट ठीक हो जाता है। आप लोग अगर मेरी बात से सहमत नहीं है तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं। मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ कि मैं बोल रहा हूँ वही सही है, ये मैं अपने अनुभव से और अपने गुरु जी के ज्ञान से बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोग का भी कुछ अनुभव है तो आप उसको आप बता सकते हैं। डॉक्टर रवि कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर उमा रानी महान काली प्रणाम आपको, आपका नाम इतना पवित्र है, उमा रानी महान काली प्रणाम आपको। डॉक्टर मनीषा जी प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रीति जी नमस्ते प्रणाम आपको, थैंक यू आप सभी लोगों का। डॉक्टर विनय मित्तल जी बोल रहे हैं सर पेशेंट में डायबिटीज हाइपरटेंशन दोनों साथ में मिलते हैं, तब कैसे विचार करें, ये संप्राप्ति बनकर रोगी की चिकित्सा करें। अब देखिए इसमें हाइपरटेंशन है तो रक्त और पित्त दोनों खराब हो रहे हैं, डायबिटीज है तो सारे जलीय धातु, इसमें हमें चिकित्सा वही करना है कि हमें संशोधन करना है, पूरा शरीर का शुद्धिकरण करना बहुत जरूरी है। इन्होंने क्योंकि बोला अव्यायाम, अचिंता, शरीर का शुद्धि ना होना, जब हम लोग डायबिटीज के लिए और हाइपरटेंशन ऐसे वमन विरेचन बस्ती नस्य रक्त मोक्षण, और बस्ती का बहुत अच्छा रोल रहता है। हमारे सर ऐसे बताते हैं कि जब डायबिटीज और हाइपरटेंशन रहता है
तो एक दिन दशमूल काढ़े का बस्ती दीजिए, दूसरे दिन धनवंतर तेल का बस्ती दीजिए। अल्टरनेट डेज 1 साल अगर दे दिया जाए, एक दिन धनवंतर तेल, एक दिन दशमूल काढ़े का बस्ती, जब हम ऐसे कंटिन्यू देते हैं तो डायबिटीज भी ठीक हो जाता है, हाइपरटेंशन में भी बहुत अच्छा फायदा होता है। इस तरह से आपको ना सारे दोषों को बैलेंस करना है, तो बस्ती चिकित्सा सर्वश्रेष्ठ है, या वमन विरेचन, नस्य, रक्त मोक्षण, ये सब कर दीजिए। डॉक्टर कल्याण, श्री कल्याण आयुर्वेद आश्रम बोल रहे हैं, डायबिटिक पेशेंट को चेहरे दधी वाले स्थान पर मुहासे फोड़े आते हैं, चेहरे वाले स्थान पे, तो क्या मांस धातु की दृष्टि की वजह से होता है? 100%। यहाँ पर तो चेहरा जो रहता है वो शुक्र धातु का स्थान है, जैसे नासिका है वो पृथ्वी महाभूत प्रधान है, चेहरा जो है पूरा वो शुक्र वस्तु है। आलोचक पित्त, आंखें जो रहती है वो किसका स्थान है? तो आलोचक पित्त का स्थान है, और मज्जा का स्थान है। पूरा चेहरा जो है वो शुक्र धातु का है, तो हमें वहाँ पे शुक्र को अच्छा करने वाली सारे वृक्ष दवाइयाँ देनी चाहिए। दूसरा, अगर बहुत ज़्यादा मुहासे आ रहे, फोड़े आ रहे, तो धान्यक जो है लोद्र, और एक है ना बचा, धान्यक लोद्र बचा, ये वाग्भट में बताया शुद्ध रोग में मुख दूषिका पे, उसका लेप लगा दिया। धान्यक बच्चा और लोद्र, इसका लेप लगा दिया तो मुहासे ठीक होता है। शरीर का शुद्धि करना है, वमन विरेचन बस्ती नस्य रक्त मोक्षण कर देना है, वर्णगण की दवाई देना है, कुष्ठग्न गण की दवाई देना है, कंडुग्न गण की दवाई देना है। और मेंसेस अगर नहीं आ रहे, अगर कोई फीमेल पेशेंट है, मेंसेस को ठीक करने के लिए गर्भाशय शुद्धि करना है, तो गर्भाशय शुद्धि करने के लिए कार्पास मुलासव, देवदारवा रिष्ट वो देना है, रस पाचक, रक्त पाचक देना है। जब हम ऐसा करते हैं ना, महामंजिष्टादि क्वाथ देना है, तो जब गर्भाशय शुद्ध हो जाता है, मेंसेस अच्छे आने लगते हैं, तो मुहासे भी ठीक हो जाते हैं। पुरुषों में अगर हो रहे हैं तो शुक्र की दृष्टि हुई है, उनको विरेचन कराना चाहिए, शुक्र शोधन गण, शुक्र वर्धन, ये सब सारे चीजें देते हैं तो पूरा ठीक हो जाता है। डॉक्टर विश्वनाथ जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर पूनम ठाकुर जी बोले क्षार कासिस तेल की क्वांटिटी कितनी रखनी चाहिए बीपीएच में? हम लोग अगर दे रहे हैं ना तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 ml 15 ml तक हम लोग देते हैं, और फिर वो बाद में तो यूरिन से निकल ही जाता है। 5 ml तक बहुत सारे वैद्य मैंने देखे हैं बीपीएच में 5 ml तक देते हैं। कुछ लोग बीपीएच में करंज तेल का देते हैं। क्यों देते हैं? वो लोग बोलते हैं कि इसमें कृमि का भी संप्राप्ति है, तो उसमें ऐसा कृमि भी सोच के करंज तेल, नीम तेल, क्षार कासिस आदि तेल, ये सब को देते हैं। 5 ml से शुरू करें, 15 ml 25 ml तक दे सकते हैं। आप देखिए पेशेंट को कितना सूट होता है उस हिसाब से। डॉक्टर जेड आयुर्वेदा जी बोल रहे हैं सर एक लेक्चर आयुर्वेदिक इंजेक्शन की भूत और भविष्य पर दे प्लीज। ठीक है, आपकी बात पे मैं गौर करूंगा। वैद्य आरती शर्मा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सोनिया जी नमस्ते, प्रणाम आपको। उमा रानी जी बोल रहे हैं कि अंडर आई मसल ट्विचिंग ट्रीटमेंट प्लीज अदर देन नस्यम। आई मसल में ट्विचिंग हो रहा है तो आप नेत्र तर्पण कराइए ना, नेत्र तर्पण कितना बढ़िया है, नेत्र तर्पण और घृत पान कराइए, बस्ती दे दीजिए, बहुत अच्छा काम होता है। शिरोधारज, आपको तो वायु को निकालना है, वायु की शमन करना है, दशमूल का काढ़ा दे दीजिए, वात शमक वात का प्रयोग कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सबसे अच्छा है कि आई मसल ट्विचिंग जब हो रहा है ना तो आप एरंड तेल को दूध में मिक्स करके और वो पिला दीजिए, तो अपान वायु जैसे ही अनुलोमित हो जाएगा तो अपने आप पेशेंट को फायदा हो जाएगा। मतलब अपान वायु को हमने निकाल दिया जो दूषित है, अनुलोमित कर दिया, तो ट्विचिंग बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर नीलम जी नमस्ते, प्रणाम आपको, हैप्पी होली आपको। प्राची जी बोले सर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में आफ्टर ऑपरेटिव सिम्टम्स हो तो क्या दे? तो उसमें क्या सिम्टम्स क्या है वो बताइए मुझे नहीं पता आपके दिमाग में क्या सिम्टम्स चल रहा है और आप क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। मुझे इतना दिव्य दृष्टि नहीं है कि आपके मन की बात मैं जान जाऊँ। क्या सिम्टम्स है वो बताइए तो मैं बताऊंगा। रोहित अरोरा जी बोल रहे हैं सर पेशेंट के दिमाग पर डायबिटीज का असर कैसे काम कर रहे? डायबिटिक के पेशेंट में अगर डायबिटीज का होता है तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाता है, स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में रहता है, तो उसमें अपने वही मानस मित्र गुटिका, महाकल्याण घृत, यही सब देते हैं, जो उन्माद की चिकित्सा है वही सब देते हैं। विनोद गुप्ता जी बोल रहे हैं कि प्रणाम सर। विनय मित्तल जी प्रणाम आपको। डॉक्टर निक पाटिल जी बोल रहे हैं सर आपकी वजह से सभी लोगों को हेल्प हो रही है, नहीं तो बड़े बड़े गुरु अपना सिगरेट छुपा के रखते हैं और वैसे मर जाते हैं। थैंक यू फॉर कंट्रीब्यूशन इन आयुर्वेदा। थैंक यू। डॉक्टर प्राची जी आपने क्या प्रश्न पूछा मुझे समझ नहीं आया, सिम्टम्स बताएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। पोस्ट ऑपरेटिव क्या सिम्टम्स आप पूछना चाहती हैं वो आप बाद में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं और मुझे बहुत प्राउड फील होता है, दिल से प्राउड फील होता है। और मैं ऐसे सोचता हूँ कि सबकी तरक्की होनी चाहिए, हमें तो एक दूसरे को बढ़ाना चाहिए। और मेरा ये मत सोचिएगा मैं बताता हूँ तो मेरा कुछ कम हो जाता है, मेरा और बढ़ जाता है नॉलेज। ठीक है, तो मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ। 8:15 बजे जूम पे जो ये होगा क्लिनिकल। अच्छा, प्राची जी बोले पेन एंड नमनेस इन हैंड,
पेन और नमनेस इन हैंड है तो आपको नस से देना चाहिए। नमनेस है, बाध्यता है, पेन है तो वायु का प्रकोप हो रहा है। सर्जरी जो रहता है, शल्य क्रिया, वही एक जो क्रिया है वही बात का प्रकोप होता है। एक मेरे पास एक पेशेंट है, वो बोली कि सर मेरा ना बेबी का मुझे एबॉर्शन कराना पड़ा क्योंकि कार्डियक एक्टिविटी अच्छी नहीं थी, तो 3 बार डीएनसी कराया, डायलिटेशन क्यूरेटिंग। ये क्यूरेटिंग और डायलिटेशन जो है ना, ये एलोपैथी जो है, गर्भाशय लेखन करना, ये सब बात का प्रकोप करता है। कोई भी सर्जरी कराए बात का प्रकोप करता है। जो लोग जैसे हिस्टेक्टॉमी करते हैं या, तो ये सब बात का प्रकोप करता है। हमें यहाँ पे स्नेह का प्रयोग करना है। जो वायु का रुक्ष गुण बढ़ गया है, खर गुण, परुष गुण बढ़ गया है, उसको शमन करना है। नमनेस भी आ रहा है तो सुक्ति है, सुक्ति जो है वो नानात्मक व्याधि में बताया है ना, तो इसमें हमें नस से देना है और बस्ती करना है। स्नेह, स्नेह की धारा गिरा दीजिए, जैसे मुरीवेणा तेल, कोट्टम चुक्की आदि तेल, क्षीरबला तेल, चंदनमला लाक्षादी तेल, कोई भी तेल का धारा गिराइए, पेन कम हो जाएगा वो, क्योंकि वो धारा बहुत अच्छा काम करता है। या पिजिचिल जो बोलते हैं वो करिए, नस से दे दीजिए, पूरा पेशेंट ठीक हो जाएगा। और फिर गुगुल कल्प दे सकते हैं, जैसे महायुगराज गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, लाक्षा गुगुल, आभा गुगुल, ये सब दे सकते हैं। और स्वर्ण कल्प में बृहत्वा चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, रसराज रस, एकांग भी रस, महावाद विध्वंसक रस, बहुत सारे वात गज अंकुश रस, समीर गज केसरी रस, इतने बढ़िया बढ़िया दवाई हैं। हर्बल दवाइयों में बला वनस्पति, बृहणीय गण, बहुत सारी दवाएं हैं। आप ना, आयुर्वेद तो इतना खजाना है ना कि आप क्या देंगे, पेशेंट ठीक ही होने वाले हैं। डॉक्टर देव मोहम्मद शाहिद सर, प्रणाम सर। आप हमसे नाराज है, बहुत दिन के बाद आप आए मोहम्मद सर। शाहिद सर, आप कृपया हमारे सेशन में आ जाइएगा। आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको जूम का लिंक दे दूंगा, आप आ जाइए सर, आपकी बहुत याद आ रही है। देवांशु अग्रहरि जी बोल रहे हैं निशामलकी कितने दिन तक कंटिन्यू खिला सकते हैं। आप जब भी चूर्ण कल्पना देते हैं ना निशामलकी, कोई भी पेशेंट को दे रहे हैं, तो चूर्ण जो रहता है वो रुक्षता करता है, तो आप कंटिन्यू सालों साल चला सकते हैं। लेकिन घृत का सेवन करेंगे, वायु का प्रकोप नहीं होगा, क्योंकि चूर्ण कल्पना रुक्षता उत्पन्न करती है, इसको हमेशा याद रखिए। ठीक है, तो मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ। आप सभी लोगों को प्रणाम, धन्यवाद, हैप्पी होली, और हम लोग 8:15 बजे फिर मिलेंगे। प्रणाम सभी लोगों को।